Good morning to all of you. Accounting for partnership firm for the class 12th। अभी चल रहा है आपका एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जिसमें आज का कॉन्सेप्ट है जो हम लोग करेंगे, वो करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अराइज ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। राइट। देयर आफ्टर अगर समय बचता है तो हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करेंगे, अदरवाइज एडजस्टमेंट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी को एटलीस्ट कोशिश करेंगे आज खत्म करने का। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपने किया हुआ है। कहाँ पे किया हुआ है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर हमने किया था, वहीं पे ये कॉन्सेप्ट आपका हो रखा है। फिर भी एक बार इस चैप्टर में यहाँ पे भी आपको इसको देखना जरूरी है। देखिए, जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट से ही पता चल रहा है कि हमको क्या करना है, एडजस्टमेंट जो भी हमारे बैलेंस शीट्स के एसेट्स एंड लायबिलिटी हैं उनको रीवैल्यू करना। राइट। अब रीवैल्यूएशंस का कॉन्सेप्ट क्यों आया भाई? क्यों हम रीवैल्यू कर रहे हैं? इसके पीछे के कारण को पहले समझ। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हमने 2013 में कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आज है 2023। राइट। आज है 2023। तो 2013 में जो लोग काम कर रहे थे इस पार्टनरशिप फॉर्म में, हमने एग्जांपल लिया था आयुष एंड तुलसी। राइट। ये दो पार्टनर हैं। इन दो पार्टनर ने 2023 से लेकर 2013 से लेकर 2023 तक काम किया। ठीक है, काम किया। अब 2023 आया। अब यहाँ पे मिस्टर राकेश जो है वो चाहते हैं इस फॉर्म में क्या होना, एडमिट होना, यानी कि पार्टनर एडमिशन करने की इच्छा रखते। राइट। अब इस डेट पे इनको एडमिशन लेना है। अब व्हाट अबाउट प्रीवियस डेट? अब इस पीरियड में जो आयुष और तुलसी ने बहुत सारे काम किए, उसमें से एक काम ये भी तो किया कि बहुत सारे इन्होंने एसेट्स जनरेट किए और बहुत सारा लायबिलिटी भी खड़ा हुआ होगा। राइट। अब जो इस डेट पे, मतलब बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये जो न्यू पार्टनर हैं, इनके एडमिशन से पहले इनके एडमिशन से पहले क्या ये जरूरत नहीं है कि आयुष और तुलसी जो भी बैलेंस शीट्स में एसेट्स और लायबिलिटी पड़ा हुआ है उसको एक बार रीवैल्यू कर ले, और उस पे जो प्रॉफिट और लॉस बनता है तो वो लोग आपस में बांट ले। आपस में कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ऐसा क्यों? बिकॉज यहां तक के काम में जो भी फायदा हुआ है उसमें एफर्ट किसका लगा है? आयुष और तुलसी का। ये बात पकड़ में आ रहा है? बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चैप्टर में भी किया था। यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज किया जा रहा है। इसके पीछे कारण है कि एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड आप समझिए। तो जितने भी हमारे बैलेंस शीट्स में एसेट्स और लायबिलिटी हैं एग्जिस्टिंग, उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग जो बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट कौन सा है? बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर या पार्टनर, ये बैलेंस शीट्स है। मान लेते हैं इस बैलेंस शीट्स में लैंड एंड बिल्डिंग पड़ा हुआ है। राइट। अब ये लैंड एंड बिल्डिंग मान लेते हैं 1 लाख रुपया का पड़ा हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी पड़ा होगा, मान लेते हैं 50,000 का। और भी बहुत सारे एसेट्स हैं, सो ऑन सो ऑन। इधर लायबिलिटी भी पड़ी होगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मान लेते हैं 20,000 का। अब हो सकता है ये लैंड एंड बिल्डिंग जो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, कब का? 31/3/2023 का, एडमिशन से पहले। ध्यान से, बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब ये लैंड एंड बिल्डिंग जो बुक्स में पड़ा हुआ है, आप बता सकते हैं ये कौन से वैल्यू पे पड़ा हुआ है? ये कौन सा वैल्यू है? ये वैल्यू कौन सा है जो बुक्स में दिखाई दे रहा है वैल्यू? कोई बता सकता है आप लोगों में से? ये कौन सा वैल्यू है लैंड एंड बुक बिल्डिंग जो बुक्स वैल्यू। में पड़ा हुआ है? कौन सा वैल्यू है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। बुक वैल्यू किसको बोलते हैं? जो आपने खरीदा था, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट
लेस डेप्रिशिएशन टिल डेट। भाई हो सकता है ये लैंड एंड बिल्डिंग आपने 1.5 लाख में खरीदा और उस पे हर साल डेप्रिशिएशन लगाते 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 आपके बुक्स में ये 1 लाख पे पड़ा हुआ है। अब क्या ऐसा जरूरी है कि जितना इस एसेट्स का वैल्यू बुक में है वही मार्केट वैल्यू हो? बिल्कुल नहीं। मे बी लेस, मे बी मोर, राइट। अब सपोज दैट मान लेते हैं ये लैंड एंड बिल्डिंग है 2013 में, बिल्डिंग तो है ही, साथ साथ इसमें लैंड भी है। लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, लैंड का तो वैल्यू इंक्रीज होता है। अब सपोज दैट 2013 में जो जमीन खरीदी गई थी, क्या वो 2023 में उसका भाव सेम होगा? हो सकता है मार्केट में जब आप जाओ इसको सेल आउट करने, सेल कर नहीं रहे वैसे, सेल आउट करने जाएं तो हो सकता है इसका प्राइस मिले 5 लाख रुपया, मे बी, ये मार्केट वैल्यू। अब आज के डेट में मिस्टर राकेश को एंटर्ड करने से पहले अगर इसको हम सेल आउट कर देते, मान लेते बेच देते, तो कितना प्रॉफिट होता? कितना प्रॉफिट होता? 4 लाख। अभी 4 लाख प्रॉफिट होता, ये 4 लाख प्रॉफिट वाकई किसको होल्ड करना चाहिए? आयुष और तुलसी को। मान लेते हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है, तो इसमें से 2 लाख रुपया आयुष का बनता था और 2 लाख तुलसी का, राइट। अगर ऐसा ये काम नहीं हुआ तो मिस्टर राकेश जो एंटर्ड हो गए, अब 1 साल के बाद इसका अगर सेल आउट होता है तो चूंकि वो पार्टनर वो भी रहेंगे तो वो बराबर बांटना शुरू कर देंगे, तो नुकसान आयुष और तुलसी को। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का अराइज हुआ था कि आपका जो भी एसेट्स लायबिलिटीज कहां पे पड़ा है, बैलेंस शीट्स में पड़ा हुआ है, तो उसको क्या करना है आपको? उसको एक बार रीवैल्यूएशन करना है, रीवैल्यूएशन करना है, और उस पे जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहे हैं उसको एडजस्ट करना है। किसके बीच में? पुराने पार्टनर के बीच में। या इसको और मॉडिफाइड टर्म या और अच्छा लैंग्वेज अगर हम बोले तो पुराने पार्टनर की जगह हम क्या बोले? कौन से पार्टनर? ध्यान से बोलिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच में। किसके बीच में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो पहले जिस्ट या प्री कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू बी एडजस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसा एडजस्टमेंट क्यों जरूरत है रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट लॉस को? आई थिंक ये मैंने आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश की। अब क्या है रीवैल्यूएशन वो डिस्कस किया, क्यों किया गया वो डिस्कस किया। अब चलते हैं कैसे करें उस पे, राइट। तो कैसे करें, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को कैसे करना है इसको, या भूल गए? जो पीएसआर में आपने जो किया था वो डिट्टो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। मैं 2 मिनट लगाता हूं आपके ऊपर। रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। कितने ऑप्शन है हमारे पास? बताइए बेटा आप लोग, कितने ऑप्शन है हमारे पास रिवैल्यूएशंस को एडजस्ट करने के? देयर आर 2 ऑप्शन। फर्स्ट क्या है आपका? बाय ओपनिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कर लेते हो तो भी कर सकते हो, या और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? बोलिए। एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट अकाउंट। ओनली, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट, राइट। ये 2 ऑप्शन है हमारे पास। दोनों में क्या फर्क पड़ता है? अगर ऑप्शन नंबर 1 यूज करते हैं तो मेरा एसेट्स लायबिलिटी का जो वैल्यू है जो नया बैलेंस शीट्स में, वो वैल्यू चेंज हो जाएगा, बिकॉज इसमें हम एंट्री पोस्ट करते हैं उस एसेट्स उस लायबिलिटी के रेस्पेक्ट में। जबकि अगर ऑप्शन नंबर 2 अगर हम यूज करते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि आपका एसेट्स लायबिलिटी का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है। केवल क्या चेंज होता है आपका? केवल आपस में जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पूरा डिटेल्स नोट्स आपके पास अवेलेबल है,
मैं थोड़ा थोड़ा सा खाली इसको चर्चा कर देना चाहता हूं, इसलिए ताकि अगर धूल मिट्टी जमा हो या ऐसा लगता है अरे वो तो सर पीएसआर वाला बताया था, ये एडमिशन वाला तो बताया ही नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए जी, जैसे ही आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट खोला, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर कैसा है बताइए आप लोग? नॉमिनल अकाउंट की तरह ये बिहेव करेगा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल यस सर। अकाउंट, राइट। तो नॉमिनल अकाउंट जो जो फायदा वाला आइटम है वो क्रेडिट साइड में, ये आपका क्रेडिट साइड, ये आपका डेबिट साइड। ओके, तो इधर क्रेडिट साइड में किसको लिखेंगे? बाय कौन सा, जो भी एसेट्स होगा और जिसके वैल्यू में क्या होगा, प्रॉफिट। प्लस होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा, नोशनल प्रॉफिट, राइट। वो एक्चुअल में बेच नहीं रहे हैं, एक्चुअल में बेच दोगे तो बात ही खत्म। जहां पे जो भी एसेट्स, कौन सा एसेट्स, एसेट्स में जो भी इंक्रीज होगा उसके नाम के साथ, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी, वो यहाँ पे हम लिखते हैं, राइट। और क्या लिखते हैं? बाय माइनस किस में? लाइबिलिटी में, नाम से सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो भी लाइबिलिटी अगर कम हुआ, भाई किसी को पैसे देने हैं 10,000, अब पता चलता है कि अब 9,000 ही देने, तो फायदा है कि नुकसान है? फायदा ही 1,000, तो वो पैसा इधर आएगा। इसका उल्टा टू साइड में डैश, हाँ जी, माइनस किसका होगा? एसेट्स का। अगर कोई एसेट्स के वैल्यू में आपको डाउन होता है, वो माइनस लॉस शो करेगा। उसी के साथ डैश नेम वाइज, हाँ जी, क्या प्लस हो? लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी कोई बढ़ गई, पता चला कि पहले 10,000 रुपया लोगों का बकाया था, अब पता चला नहीं 1,000 और भी किसी का बकाया है, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स बढ़ गया आपका, उस केस में क्या होगा? लाइबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो दोनों को, लेजर को आप कंपेयर करेंगे, राइट। दोनों साइड्स को हम, एसेट्स लाइबिलिटी को हम लोग कंपेयर करते हैं। अगर ये क्रेडिट साइड, अगर क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट साइड से, तो क्या हो जाएगा आपको? प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किसका होगा? हाँ जी, ये प्रॉफिट होगा ओल्ड परचेज पार्टनर का। का। और किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। रेश। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट्स खोला, तो न्यू न्यू बैलेंस शीट्स में जो भी फिगर आएंगे, वो न्यू फिगर आएंगे। क्यों? बिकॉज आपने यहाँ पे जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग किया है, यानी कि आपने बुक्स में इफेक्ट दिया, बुक्स में इफेक्ट आपने दिया। ऑल राइट, राइट। अब मान लेते हैं ये सिचुएशन हुआ, तो क्या हुआ वो आपको डिस्कस कर दिया गया। दूसरा भी आपको मालूम है, फटाफट, टाइम ज्यादा नहीं लगाते हम लोग, दूसरा भी आपको मालूम है। वो दूसरा क्या है? स्टेप स्टेप खेलना। याद है आपको? कौन कितने स्टेप है? कितने स्टेप है जी? नहीं बोलेंगे सर, हम थोड़े बताएंगे, पैसा हम आपको दिए है तो आप बताइए। हम तो पैसा दिए है ना जी, तो हम क्या बताएंगे, आप बताइए। ठीक है भाई, हम ही बताते हैं, पैसा हम ही लिए हैं, कोई बात नहीं। स्टेप 1, हाँ जी, क्या करना है हमको? कैलकुलेट करना है नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन, वन बाय वन। क्या करते थे हम लोग? जो भी एसेट्स आपका प्लस हुआ है उसको लिखिए, जो भी आपकी लाइबिलिटी माइनस हुई है उसके फिगर को लिखिए। ये यहाँ पे कोई जर्नल एंट्री नहीं हो रहा है, कोई जर्नल एंट्री हम नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना है, राइट। कोई अगर एसेट्स आपका माइनस हुआ है उसको हम लोग माइनस करेंगे, कोई भी लाइबिलिटी अगर प्लस हुई है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे, राइट। ये आपका प्लस, ये आपका माइनस। सब करने के बाद जो फिगर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट इफेक्ट, इफेक्ट। नेट इफेक्ट, राइट। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, अब आपको कैलकुलेट करना है गेन और सैक्रिफाइस, सेक्रीफाइस। राइट। कैसे?
ओल्ड रेशियो को कंपेयर करना है न्यू रेशियो से। जो भी आपको सुविधा लगता है, न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड माइनस न्यू, जो आप करते रहिए, राइट। सबका करिए, हर एक पार्टनर का, जितने भी पार्टनर है। ये जो निकल के आएगा वो आएगा गेन सेक्रीफाइस, राइट। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? स्टेप नंबर 3 में कुछ नहीं करना है। स्टेप 1 इंटू स्टेप 2, मतलब स्टेप 1 में आपने नेट इफेक्ट निकाला था, और नेट इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर देना है किससे? गेन, गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस, राइट। गेनिंग पार्टनर के लिए नेट इफेक्ट इनटू गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए नेट इफेक्ट इनटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। देन स्टेप नंबर 4, क्या करना है आपको? गेनिंग पार्टनर को नेम वाइज डेबिट कर दे, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या कर दे? क्रेडिट कर दे। इसका उल्टा भी होगा। कब? अगर ये फिगर यहाँ पे नेट इफेक्ट अगर पॉजिटिव फिगर है तो ये एंट्री होगा, राइट। इफ इफेक्ट इज पॉजिटिव, अगर नेट इफेक्ट निगेटिव हुआ तो क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को आप डेबिट करेंगे और गेनिंग पार्टनर को आप क्रेडिट करेंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। कब? इफ नेट इफेक्ट इज निगेटिव, बस बात खत्म। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा, इसका इफेक्ट होगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आप फॉलो करते हैं तो बैलेंस शीट जो न्यू बनेगा, नो इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी, नो इफेक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी कि नए बैलेंस शीट्स में आपका नया जो फिगर होगा क्या वो आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने कर ही दिया इसके नेट आपस में बंटवारा करके, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। अब ये बताइए, क्या आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले जब चैप्टर में किया था उससे कुछ अलग है? यहाँ पे एक ही चीज अलग है। वहां पे मेरा जीवन कोरा कागज था, कोरा ही रह गया था, मतलब 3 पार्टनर थे और बाद में भी 3 ही पार्टनर थे। यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, एक चौथा आ गया, घुस गया घर में, तो नया आया। तो कुछ इस चैप्टर को मेरे हिसाब से दोनों को एक ही साथ रखना चाहिए। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट राइटर को ये बताना चाहिए कि देख बेटा, आपको जो है ना, किसी भी कारण से आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। वो चेंजेस किस कारण से? चाहे आपका नया पार्टनर आता हो या नहीं आता हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो आपको 5 काम करने पड़ेंगे। पहला, एडजस्टमेंट करो आप पीएसआर का। दूसरा, गुडविल का वैल्यूएशन करो और एडजस्टमेंट करो। तीसरा, प्रॉफिट लॉस जो अराइज हो रहे हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी पे, उसको एडजस्ट करो। एडजस्ट करने के 2 तरीके, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स खोल के करो या कैपिटल के थ्रू करो। चौथा, जो भी पीछे के पास्ट के प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व सरप्लस है, उसको बांटो, या तो बांट दो या उसको भी एडजस्ट करो कैपिटल से, राइट। और पांचवा, नया कैपिटल का एडजस्टमेंट फिर से करो। क्लियर? तो क्या इस पे एग्जांपल करवाए या आपको जो नया कॉन्सेप्ट एक और है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वो करवा दे, ताकि इस पे आपका किया हुआ है ऑलरेडी। आप क्वेश्चंस करोगे, कोई स्पेशल डाउट आएगा वो देख लिया जाएगा, वो अलग चीज है। आप जैसा कहें, या इतना ही पे स्टॉप करें, आप इसका क्वेश्चंस करोगे तब आगे चलेंगे हम लोग। जो आपको पसंद होगा वो आप गाना बजेगा। बताइए जी, क्या किया जाए? नया कॉन्सेप्ट करना है, इसके ऊपर एग्जाम्पल देखना है, या इतना ही पे रहने देना है? सर अभी इस पे क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आप कराइएगा। बताइए जी, क्या करें? सर इस पे क्वेश्चन कर लेंगे तब करेंगे। ठीक है, चलिए, बाकी लोग और सहमत हैं? हाँ, मेरे हिसाब से भी कोई भागा भागी नहीं करना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट को पकड़िए, उसको पहले करिए, तभी जाके बात बनेगा। देखिए, जितना भी काम करना है आपको
डिट्टो करना है। देखिए केवल एक चीज और ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा एग्जामिनेशंस का भी टाइम आपका अब आ चुका है। देखो दो चीजें हैं, एग्जाम में नंबर लाना एक अलग चीज है और एक आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करना अलग चीज है। लोग कहते हैं ना, आप कभी कभी सुने होंगे, बेस्ट ऑफ लक। ये लक पता है क्या होता है? देखो बेटा क्या है कि बहुत सारा चीज हमने पढ़ लिया, बहुत कुछ आता है मुझे, एग्जाम में हो सकता है नंबर मेरा नहीं है, इसके पीछे कारण आप भी हो सकते हो, और इसके पीछे कारण एग्जामिनेशंस का पैटर्न और एग्जामिनेशंस के कॉपी को चेक करने वाले लोग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं खूब मेहनत लगा के हमने अकाउंट्स किया, सारा क्वेश्चंस आता था, बैच में सब कुछ कर गए हम। दूसरा काम क्या हुआ, जब मैंने एग्जाम दिया उसमें सही सही आंसर भी लिखा, लेकिन वो कॉपी जो मेरा है वो किसी ऐसे महानुभाव साहब के पास पहुंचा जिनको खुद ही नहीं आता था। भाई कोई जरूरत थोड़ी, जितने पैनलिस्ट है एग्जामिनर के वो सारे वेल क्वालिफाइड ही है, या वेल क्वालिफाइड ही है ना। आपका कॉपी चेक कर रहा था और सुबह सुबह उसकी लड़ाई बीबी से हो गई थी, मे भी हम तो जा नहीं रहे देखने, आप भी नहीं जा रहे। अब पूरा गुस्सा है पड़ा हुआ है उसके मन में, है ना, और आपका कॉपी आ गया सामने। अब बोलो क्या होगा? तो भड़ास तो निकालेगा ना कहीं बच्चा, वो बंदा वो। तो इसीलिए उसके पीछे देखो, जो चीज अपने हाथ में नहीं है उसके पीछे नहीं दौड़ते हम लोग। अब भैया हमारे जिम में कौन एग्जामिनर मिलेगा, मेरे एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आएगा, अब ये तो मुझे पता ही नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये है कि जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है बोर्ड के द्वारा उसको पढ़े, जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं उसको करें। और जानते हैं एक चीज और भी है, शायद अभी तक आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आज थोड़ा सा 5 मिनट लगा के थोड़ा सा आपको ये भी काम कराना जरूरी है। देखिए जी, अकाउंट्स आप बना लेते हो ना घर पे, घर पे अकाउंट्स बेटा आपने बना लिया, कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में आपसे बन जाएगा। इसके पीछे कारण, राइट, उसके पीछे कारण शायद आज आपका दिमाग हिल जाए। अभी तक क्वेश्चन जो आपने बनाया है होगा ना, जो रजिस्टर पे आप बनाते हो किताब से देख के, जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो, राइट, क्वेश्चन जो सॉल्व करते हो ना, तो सॉल्व दो लोग करते हैं, एक तो आपका करता है माइंड और दूसरा सॉल्व करता है आपका हैंड। माइंड और हैंड, बहुत, मैं साइकोलॉजी का कोई टीचर नहीं हूं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरी बात और इसको आप फील करिएगा, बहुत फायदा करेगा। आपका एग्जाम का टाइम आ गया है या आने वाला है। माइंड जो है वो देखता है, केवल देखता है। ये एक मूवी आई थी दृश्यम, याद होगा आपको, अब दृश्यम 2 भी आ गई है। समय मिले तो एक बार देख लीजिएगा। हालांकि अब मैं सजेस्ट नहीं करता कि अभी टाइम वेस्ट करने के लिए, लेकिन देखिएगा, माइंड गेम मूवी है ये, अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, राइट। तो माइंड जो दिखता देखता है आदमी वो याद रहता है, कोई डाउट नहीं। जैसे 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर अगर आपने मूवी देखा होगा तो आपको पता रहेगा, राइट। ये माइंड को चीजें याद रहती है जो देखता है, जो देखता है, राइट। अब अकाउंट्स जो है ना आपका, थ्योरी पेपर नहीं है, ये प्रैक्टिकल पेपर है। ये बात तभी बनाएगा जब आपको हाथ को भी याद रहेगा, और हाथ तभी याद रखता है जब लिखता है। माइंड जब देखता है, हाथ जब लिखता है। आप फील किए होंगे, जब भी आप इलिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, इलिस्ट्रेशन करते समय आपको डाउट का लेवल बहुत लो रहता होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करते होंगे आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी लगती होगी वीकनेस, इसलिए क्योंकि उसका आंसर आपके पास सामने नहीं रहता है। तो कोशिश करना है क्वेश्चंस को देखना नहीं है, अकाउंट्स के क्वेश्चंस को, कि हाँ जी अच्छा रिवैल्यूएशंस का क्वेश्चन हो गया, इसको देख लिया, राइट। जैसे हमारे पास जो भी क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल है उसको मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकलिटी कराने देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप ये गलती अगर कर रहे होंगे तो ये बिल्कुल मत करे, करना आप बंद कर दें। बिकॉज अगर आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ, ये क्वेश्चन है मान लेते हैं, ये क्वेश्चन है जी, अब देखो यही क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन है आपके पास, मान लेते हैं सपोज दैट, और इसका आंसर है। अब इसमें चाह के भी आपका हाथ थोड़ा कम काम करता है, क्योंकि दिमाग जो आंख है ना वो देख लेता है फटाक से आंसर को। अब जैसे ही देखा, अच्छा ये वाला ठीक है, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करिए आंसर को ढक के हाथ से सॉल्व करने का, पसीने निकल जाएंगे। चाहे वो आप हो, हम हो, कोई भी हो। जो चीजें सामने दिखती है उसका इंटरप्रिटेशन करना ज्यादा आसान है इन कंपेयर जो सामने दिखती नहीं है। तो इसीलिए मेरा वार्म सजेशन है आप लोगों को, एकदम तहे दिल से, अगर वाकई अभी भी 2 महीने का समय है, लगभग लगभग मार्च में आपका 31 तारीख को आई थिंक आपका पेपर है अकाउंट्स का, 31 मार्च को, यस सर। यस सर। राइट। तो लगभग लगभग अभी 2 महीने हैं। अब आपको स्क्रीनिंग क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस करने हैं उसको हाथ से लिख के कर लेना है, कम से कम फरवरी में। मार्च में भले ही देख देख के काम चलाइएगा, क्योंकि अगर आप हाथों से नहीं लिखोगे बेटा, आपसे एग्जाम में दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट आपके पास मालूम है, पूरा का थ्योरी आपको याद है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये बात गांठ बांध लीजिए आप। हाथ को प्रैक्टिस कराना जरूरी है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको, क्यों ऐसा जरूरी है। आप साइकिल चलाते हो कभी? सब लोग साइकिल चलाते हो? यस सर। साइकिल से ट्यूशन जब जाते हो आप लोग, आपको याद होगा या फील किए होंगे कभी, आप पहला दिन ट्यूशन गए, दूसरा दिन गए, लगातार 1 महीना तक गए, क्या आपको फोन भी आ जाएगा जब 1 महीना पे चले गए, तो क्या आप साइकिल चलाते हुए उतना पैडल पे देखते हो, या जो रास्ता से कहीं ब्रेकर है अपने आप वो ब्रेक लग जाता है? देखते नहीं भी हो यस तो सर। भी। क्यों? यस सर। क्योंकि आपको पैडल मारते मारते उस पूरे रास्ते का आपको क्या याद हो गया, पूरा कहाँ पे खाल है, कहाँ पे ऊंच है ना, या कहाँ पे ब्रेकर है, कहाँ पे टर्निंग है। आप अब किसी से बात कर रहे हो फोन पे, और तो भी आपका वो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पैर ने याद किया है उस रास्ते को। आप नए रास्ते पे जाओ, बिना देखे हुए जा नहीं सकते। आप अंधेरे में भी जाओगे ना उस रास्ते पे, तो भी आपको एक बार पैर ने इतना याद रखा है कि आपको पता चल जाएगा, अरे यहाँ पे ब्रेकर है। वो सट से इंफॉर्मेशन देगा हाथ माइंड को, रुक जा भाई, यहाँ पे रुकने का आदेश दे मुझे, यहाँ पे ब्रेकर है। सेम थिंग जो हम लोगों ने भी फील किया हुआ है, आप भी फील करते ही होंगे, ऐसा नहीं है। आजकल तो बच्चे हम लोग से स्मार्ट है, क्योंकि स्मार्टफोन का जमाना है। हम लोग तो ग्रेजुएशन कर गए तब तक मोबाइल फोन देखे ही नहीं थे। आज आप 11th 12th में ऑनलाइन जूम पे क्लासेस कर रहे हो। देर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन यू एंड अस, राइट। हमारा जितना दिमाग काम करता है उससे 10 गुना आज के बच्चों का दिमाग काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस 10 गुने दिमाग को अगर और भी यूटिलाइज कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो प्रॉपर प्लानिंग कैसे रहेगा? जो अकाउंट्स में अभी रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो आपको अकाउंट्स के क्वेश्चंस को दिमाग के साथ साथ हाथों को भी याद करवाना पड़ेगा। याद रहेगा दिमाग के साथ हाथ को भी। इसके अलावा थोड़ा सा एग्जामिनेशन टाइम आपका आ गया है, तो प्रॉपर डाइटिंग करना पड़ेगा। आपको डिहाइड्रेशन नहीं रखना पड़ेगा, लिक्विड चीजें को थोड़ा सा कंजम्पशन करना पड़ेगा। तामसी भोजन, तामसी भोजन सब समझते हो? देखो भाई, विद्या जो है ना विनम्रता से आती है, और आपने सुना भी है बचपन से कि अगर विद्या को पाना है, सरस्वती को पाना है, तो आपको बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे। आपको शादियों में नहीं जाना पड़ेगा, आपको भोजन को लाइटली लेना पड़ेगा, राइट। तो कोशिश करिए भाई, आप अगर नॉन वेजिटेरियन भी है तो मैं ये नहीं कह रहता हूं कि आप बाबा बन जाइए, लेकिन कोशिश करिए अब 1 से 2 महीने में आप जितना कम से कम नॉनवेज फूड को करें, जितने जंक फूड्स को अवॉइड कर सकते हैं उतना करिए। अब आप कहोगे सर भाई हम तो मीट खाते हैं तो ही मजा आता है, ये क्या अकाउंट्स क्लास में कह रहे हैं? इसका भी फर्क पड़ता है बेटा। आप जब भी मटन चिकन लेते हो अपने शरीर के अंदर, वो आपको जो डिहाइड्रेशन जनरेट करता है, जिससे आपका माइंड भी इधर उधर होता है, तो समय आपका खराब होता है जरूर, राइट। वैसे आज अभी क्या है कि आपको बैठना भी ज्यादा पड़ेगा, 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने हैं, तो आप लाइट भोजन करके ही बैठ सकते हो।
आप पूरा ठूस-ठूस के भोजन पेट में और आप चाहो 6-6 घंटा बैठ के पढ़ाई कर लें, संभव नहीं है, राइट? तो फिर खाना ना भाई एक बार 12th में टॉप कर जाओ, तो उसके बाद से जैसे ही 31 तारीख का एग्ज़ाम खत्म हो अकाउंट्स का, 1 तारीख को 4 किलो मटन मँगाना, अपने खाना और ज़रूरत लगे तो मुझे भी बुला लेना, मैं भी 2-4 पीस उसमें से ले लूँगा, क्या दिक्कत है भाई, है ना? लेकिन दूसरा चीज़ क्या करना है आपको? अवॉइड जंक एंड फास्ट फूड एज़ पॉसिबल एज़ जितना हो सके आप जंक फूड और फास्ट फूड को अवॉइड करिएगा। 2 चीज़ें, पहली चीज़ आपको दिमाग के साथ-साथ हाथ को भी याद कराना है। दूसरी चीज़ जंक फूड को अवॉइड करना है और तीसरी चीज़ थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटी करना है, थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटी करना है, राइट? जैसे अभी तो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो इसमें और भी नहीं हो रहा है आपका फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी मतलब इंडोर-आउटडोर करना है, नहीं कुछ हो रहा है, एक टेनिस का बॉल खरीद लीजिए। घर में जब पढ़ाई कर रहे हैं 3 घंटा पढ़ लिया, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, कुछ हल्का खाना खा लीजिए, राइट? और थोड़े से वो टेनिस बॉल को दीवार पे मार-मार के ही खेल लीजिए 10 से 15 मिनट, है ना? जिसमें इसमें तो किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है आपको कि भाई कोई आएगा तो खेलेंगे। इससे क्या होगा आप फिज़िकली थोड़ा-सा फ्रेश रहेंगे, क्योंकि लगातार आप सिस्टम पे काम करते हो, लगातार बुक रीड करते हो, तो थोड़ी-सी शिथिलता आ जाती है। तो 3 काम आज मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये ही करिए, 3 काम करिए। एक काम पहला दिमाग के साथ-साथ हाथ को भी याद करवाइए अकाउंट्स के क्वेश्चन। दूसरा आपको जंक फूड और फास्ट फूड को जितना इग्नोर कर सकते हैं वो कर लो। तीसरा फिजिकल एक्टिविटी थोड़े बहुत कर लो। दिन में या टहलना हो गया, घूमना हो गया, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। अब ये नहीं कि सर ने बोला है घूमने के लिए, चलो घूम के आते हैं पायल सिनेमा, ये ऐसा मैं नहीं कह रहा भाई। थोड़ा-सी फिजिकल एक्टिविटी आपको करना है। 3 काम करिए, वाक़ई आपके लाइफ में फ़ायदा मिलेगा, मेरा ये पूर्ण विश्वास है। ताकि अगर कुछ चीज़ को गेन करना है, तो सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा जी, राइट? वैसे भी आप क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम लोग गेन सैक्रिफ़ाइस से, अब इससे बढ़िया जगह कहाँ हो सकता है गेन और सैक्रिफ़ाइस को समझने के लिए। अगर गेन करना है, तो आपको सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा। हमको भी करना पड़ा था, आपको भी करना पड़ेगा। राइट, हम लोग भी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, काफ़ी सैक्रिफाइस किया है हम लोगों ने भी। एक-एक बार ऐसे ही सीए की डिग्री हाथ में नहीं आ गई है। जो बच्चा बचपन में पढ़ता नहीं था, राइट, पढ़ने से दूर-दूर तक भागता था, एक-एक बार मैं दिल्ली गया हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा ढाई-ढाई साल तक मैं अपने घर वालों का चेहरा तक नहीं देखा मैंने। घर में कितनी शादियाँ हो गई, मामा की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई, नहीं देखा जी। दिमाग में यही था कि अगर दिल्ली आए हैं तो भाई सीए की डिग्री लेके ही जाना है। दिवाली हो, छठ हो, हर दिन हम लोगों ने पढ़ाई किया। ये चश्मा कोई शौक से नहीं लगाए। ये ये ऐसा न मत समझो कि ये स्टाइल मार रहे हैं। इसमें पावर लग गया है किताब को रीड करते-करते। तो पावर लग गया, एक बार रिजल्ट आ गया, है ना? इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो बात अलग है। लेकिन एक बार आपके पास कोई डिग्री आ जाती है, कोई आप अचीवमेंट कर लेते हो, उसके बाद आपको लाइफ में थोड़े से सुकून तो ज़रूर मिलते हैं। एक समाज में आपको अलग पहचान भी ज़रूर मिलती है। पैसे मिले ना मिले, आप भी थोड़ा-सा कहते होगे ना कि हाँ, हम सीए सर से पढ़ रहे हैं या आपके गाँव में आप जैसे ही आप सीए भी बन जाते हो, अरे सीए बन गए, फलाना के लड़के सीए बन गए, फलाने के लड़के बैंक में पीओ बन गए, अरे फलाने के लड़के आईएएस बन गए, राइट? देखा होगा आपने, सुना होगा, तो आपको भी अगर ये चाहिए, तो ये काम थोड़ा-सा करना पड़ेगा। बाकी आपकी इच्छा है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, ना ही मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ। अच्छी लगी होगी तो एब्ज़ॉर्ब कर लेना, नहीं तो भूल जाना। ठीक है जी? चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन्स आप करिए, जो डाउट होगा एडवांस में शेयर करिए। एक छोटा-सा टॉपिक बचता है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का, कैपिटल का एडजस्टमेंट का, वो हम लोग करेंगे। जय हिंद।